कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों से मैंने कहा था कि बीपीएससी एईडीओ का जो आप लोग का एग्ज़ाम जो है 18 अप्रैल को जो सुबह में होने वाला है, तो उसको हम लोग 5 एएम पे करेंगे, ठीक है? और सुबह के 5 एएम हो चुके हैं और आप लोगों का तीसरा जो पेपर है, ये हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से जो मैंने कहा था कि सुबह के 5 एएम पे आपको क्लास कराया जाएगा। मैं तो अपने अकॉर्डिंग सुबह के 5 एएम बज रहे हैं और मैं आपके लिए जो है हाज़िर हूँ। तो कहीं न कहीं आपका जो है यहाँ पे दायित्व तो बनता है कि जो मैंने कहा था, और ये क्लास करने के बाद से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे इस क्लास के हर एक प्रश्न को सॉल्व करने के बाद से, तो कहीं न कहीं सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसे जो प्रश्न आपके सामने देख रहे हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं और आप यहाँ पे सॉल्व करके जाएँगे तो वहाँ पे भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिएगा, तीसरा जो पेपर आपका होने वाला है जिसमें आपको जो है मैथ और रीज़निंग, अभी जो है तीसरा पेपर मैथ और रीज़निंग है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी पे आपका मेरिट भी लगने वाला है। जीके-जीएस और मैथ, तो मैथ और रीजनिंग में आज आपको बेहतर करना है, तो कहीं न कहीं जो भी यहाँ पे प्रश्न करा रहा हूँ, आप कर लो और एग्ज़ाम हॉल में चले जाओ। बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है। तो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। सब उससे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये जो है आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है। और बीपीएससी एईडीओ से रिलेटेड कोई भी आपको खबर आएगा तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलने वाला भी है। तो चलिएगा, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि जो है सुबह के 5 एएम हो रहे हैं, तो कम से कम यार क्लास को लाइक तो ज़रूर ही कर दो, ठीक है? पहला प्रश्न देखिएगा आपके सामने। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्त, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर दो। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि सुबह की क्लास समझ सकते हो 4 एएम पे आपका एग्ज़ाम है और आपके लिए हम जो है यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका सपोर्ट बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है? और एक बार शेयर लगा दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुँच सके, ठीक है? चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा ये प्रश्न कि किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 540 में बेचा जाए तो उसका अ, प्रतिशत हानि क्या होगा? मतलब कितना परसेंट का हानि होगा? ये हम लोगों को बताना है। अब यहाँ पे समझना ये होगा कि हम खरीदे कितना में है, तब तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास कितने की हानि हो रही है। सबसे तो मेन है कि हमने खरीदा कितने में है, ये हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा। 700 रुपया यहाँ पे समझ लो, 700 रुपया में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, ठीक है? तो हमें जो है 20% का लाभ हो रहा है, अर्थात आप समझोगे कि 100 रुपया का कोई सामान था तो हम बेच रहे होंगे 120 रुपये में, तभी तो 20% का लाभ यहाँ पे हो रहा होगा। बिल्कुल, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमने खरीदा कितने में था? 100 में। बेचा कितने में है? 120 में। तो हमें तो निकालना है खरीदने वाला मूल्य। तो खरीदने वाला 100 ऊपर और 120 नीचे रख लो। यहाँ पे 12 छक्का 72, ये हो जाएगा 600 रुपया। 600 रुपये में हमने उस वस्तु को खरीदा है, पर इसने कहा है कि भाई साहब बेच रहे हैं हम अगर 500 540 रुपये में अगर हम बेच देते हैं, 600 रुपये का खरीदे हैं, 540 में बेच देंगे, तो हमें जो है 60 रुपये की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालो। रुपया में तो 60 रुपये का हानि हो रहा है, पर यहाँ पे आपको परसेंटेज में निकालना है, तो 60 बटे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया और गुणे 100। ये 2 जीरो से जो है ये 2 जीरो काट दो। 6 के पहाड़े में 6 दहाके 60। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पर बी को चुने हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो
खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा कि जो है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। आप सॉल्व करो, मेरे साथ ही प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। दो पाइप है, आप लिख लो। एक ए है, तो ए तो पहला काम कर रहा है 12 घंटे में, और साथ में एक बी भी पाइप है जो 18 घंटे में ये भर रहा है, ठीक है। ये दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। यहाँ पे देखिए दोनों पाइप को हमें चलाना है, तो पहले टोटल टंकी की धारिता हमें पता करना है कितना भरना है। तो 12 और 6 का लसवा निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 18 जो है। तो 18 में अब 12 से भाग दे दो, ये जो है 12 3 36, 18 में 18 से 36 में भाग दे, 18 दूना 36, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट भरता है, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट भरता है। तो 3 2 5 हो जाएगा। अब आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें भरना कितना है? 36। तो 36 में 3 और 2 5 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 7 5 35, 7। और बचेगा कितना? एक बचेगा ना। तो एक में 5 से 5 दूना 10, अर्थात 7 घंटे 12 मिनट। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नहीं, हाँ ठीक है। 1/5 फिर मिनट में हमें बदलना है, तो 12 से गुणा करेंगे, 12 × 5 = 60। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगी तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ये तो 100% आने वाला प्रश्न है। ये 100% आपको देखने को मिलेगा। फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए यार, कम से कम लाइक कर दो। सुबह के 4 AM पे यार कोई क्लास आपके लिए ले रहा है, बस समझ सकते हैं आपके लिए कितना हम मेहनत किए हैं, तो ये क्लास तैयार हुआ है। तो बिल्कुल सपोर्ट आना चाहिए। जैसे आप देखोगे, अगर हमारे पास 1 रुपया है अभी, तो 10 वर्ष बाद ये 2 गुना हो जाएगा। ये कितना समय लगेगा? 10 ईयर बाद। अर्थात हम 1 रुपया तो हमारा था, और 1 रुपये यहाँ पे क्या दिए हैं? ब्याज दिए हैं, ठीक है। तभी तो ये आप लोगों का 2 रुपया हुआ। अर्थात ब्याज हमारे पास 1 रुपया है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन भी हमारे पास 1 ही रुपया है। समय 10 वर्ष है। दर हमें पता नहीं है, और बट्टा में हो जाएगा 100। ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये तिरछा तिरछे गुणा हो जाएगा, तो 10 बराबर आर हो जाएगा। अर्थात आर का वैल्यू जो है यहाँ पे 10%। ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि 10 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं। बताएंगे चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप लोगों से औसत की बात किया जाए, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि औसत में अगर बात की जाए कि औसत इतना है और प्रत्येक में जोड़ दिया जाए, तो औसत में ही जोड़ना है। प्रत्येक में घटा दिया जाए अर्थात औसत में घटाना है। प्रत्येक में गुणा कर दिया जाए तो औसत में ही आप गुणा कर देना, आपका राइट उत्तर मिल जाएगा। प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत हमारे पास कितना है? 15 है। तो 3 जोड़ दो, डायरेक्ट औसत में सभी में जोड़ना है, अर्थात औसत में जोड़ दो। तो 15 3 18, नया जो औसत होगा 18 हो जाएगा। इसका नया जो औसत होगा बिल्कुल 18 हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें। त्रिभुज के 3 कोण जो है यहाँ पे अनुपात में लिखा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा कि पहला जो कोण है ये 2x है। कभी भी अनुपात में कोई भी वैल्यू हो तो उसे आपको मानना पड़ता है। XYZ या ABCD कुछ भी करके आप मान सकते हो। दूसरा कोण 3x, और तीसरा कोण जो है 5x। आपको क्या कह रहा है कि सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करो। तो आप क्या करो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। तो हम जोड़ रहे हैं, पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x, और तीसरा कोण 5x। इनका योग, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री लिख लो। 3 2 5 और 5
कितना हो जाएगा 10x बराबर 180। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दो, x का वैल्यू हो जाएगा 18। अब यहाँ पे देखो 18 के बाद से सबसे बड़े कोण का मान हमें पूछा गया है। सबसे बड़ा कोण कौन सा है? सबसे बड़ा कोण देख लो 5 होगा ना, 2 3 5 में कौन बड़ा हो? 5। तो 5 और x का वैल्यू हो जाएगा 18। 18 पाँचे 90 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है, जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है। यदि प्लांट को ये लिखा जाता है तो फ्रूट को क्या लिखा जाएगा? अब देखिएगा रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है, रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। और कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो आपको कोड बिल्कुल याद होना चाहिए, अपोजिट, सीधा, और आपको इसके जो है प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, इस तरीके से भी देखिए। अगर देखेंगे तो पी और यहाँ पे क्यू, पी के बाद क्यू होता है +1, एल के बाद एम होता है +1, ए के बाद बी होता है +1, एन के बाद ओ होता है +1, टी के बाद यू होता है +1, अर्थात सब में +1 किया गया। ये तो सबसे सिंपल प्रश्न हो गया। आपसे जोड़ देगा या घटा देगा, हर एक वैल्यू में जोड़ो दो या घटा दो इस तरीके के, या अपोजिट भी कर देगा। तो एफ के बाद क्या आएगा? जी आएगा, आर के बाद एस आएगा, यू के बाद भी आएगा, आई के बाद जे आएगा, टी के बाद यू आएगा। आप देख लो ये तो बिल्कुल गलत है। जी, यहाँ पे एच वाला गलत, यहाँ पे डब्लू लिखा है बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए वाला में आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विषम संख्या को चुने। विषम संख्या चुनना है, अर्थात हमें ये देखना है इसने कहा है क्या। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग आपको दिखाई देगा। जो अलग है वही यहाँ पे राइट उत्तर है। इसका कहने का मतलब यही है। आप ये चारों ऑप्शन देखो और चारों में से आपको अलग कौन दिखाई दे रहा है उसको चुनो। सबसे पहले देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे आ जाएंगे 81 क्या है? 9 का वर्ग है। 36 क्या है? 6 का वर्ग है। 64 क्या है? 8 का वर्ग है ना। और 49 7 का वर्ग है, यही तो है। अब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो 9 लिखा गया इसका 2 से गुणा करके 18 यहाँ पे लिख दिया है। 6 में 2 से गुणा करके 12 लिख दिया है। 8 में 2 से गुणा करके 16 लिख दिया है। और 7 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14, बिल्कुल 14 आ जाएगा। ये तो सभी बिल्कुल एक ही तरीके के हैं। पर यहाँ पे तो सब बराबर हो रहा है, पर हमें अलग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आप समझोगे कि जब हम ऑप्शन नंबर बी को देख रहे हैं तो ये 64 जो लिखा गया है ये क्या होता है? 4 का क्यूब भी होता है, ये भी तो होता है। 8 का तो घन है ये क्यूब भी है 4 का। अर्थात हमारा जो अलग कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। बाकी किसी में क्यूब नहीं है। ये 36 81 और ये 49 ये संख्याएं क्यूब नहीं होते हैं। ये जो आप देख रहे हो 16 ये 4 का वर्ग है और 64 क्या है? 4 का क्यूब है। तो अलग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बहू की बेटी है। विजय उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बहू है, बहू की बेटी है। विजय का उस महिला से किस प्रकार का संबंध है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे कि आपसे ये विजय जो कह रहा है आप खुद को विजय मानो। जो प्रश्न में दिया गया है उसको अपने ऊपर ले लो, कभी भी गलती नहीं होगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय कह रहा है किसी महिला के बारे में, ठीक है, कि वह मेरी माँ की इकलौती बहू की बेटी है। अर्थात यहाँ पे समझोगे इसकी ये माँ है,
माँ की इकलौती बहू, अर्थात माँ की इकलौती बहू, माँ की अर्थात ये खुद का अपने आप को कह रहा है मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी पत्नी इनकी क्या हो जाएगी, इकलौती बहू हो जाएगी कि बेटी, यानी इसकी बेटी कोई है। बीजे का महिला से किस प्रकार संबंध है, तो ये समझो ये इसकी बहू वाइफ है और वाइफ की ये बेटी है, अर्थात इसकी भी बेटी होगी, अर्थात वह महिला क्या है, इसकी अ, बेटी है। इसने कहा है कि बीजे का उस महिला से किस प्रकार संबंध है, उस महिला से बीजे का, तो महिला से महिला का ये बीजे कौन लगेगा, ये महिला का बीजे क्या लगेगा, तो पिता लगेगा। ये इसकी क्या है, बेटी है और इसका ये कौन है, पिता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रेणी को पूरा करें। जो ये श्रृंखला श्रेणी दिया गया है इसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। बताइएगा कि इसमें जो है आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। जैसे अगर आप समझोगे तो 7 से 10 हुआ है, 7 से 10 कब होगा, 7 में 3 हम जोड़ सकते हैं तो 10 हो जाएगा। 10 से 16 कब होगा, जब इसमें हम 7 जोड़ देंगे। यहाँ पे 28 हो गया, तो आप देखोगे 28 कितना जोड़ दिया, 12। फिर यहाँ पे देखोगे कितना जोड़ दिया, यहाँ पे आपको ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है भाई साहब, ये 3 7 12 कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। अब देखेंगे हम यहाँ पे, अगर हम देखेंगे कि 7 में 2 से गुणा कर देते हैं और माइनस का 4 कर देते हैं, 7 दूना 14 में से 4 जाएगा 10। 10 में 2 से गुणा कर देते हैं और माइनस कर देते हैं 4, 10 दूना 20 में से 4 जाएगा 16। अगर हम 16 को 2 से गुणा कर देते हैं -4, 16 दूना 32 में से 4 जाएगा यहाँ पे 28। फिर उसी प्रकार से हम 28 में 2 से गुणा करेंगे और माइनस का 4 कर देंगे, 28 दूना 56 में से 4 जाएगा 52। उसी प्रकार 52 को हम 2 से गुणा कर देते हैं और माइनस का 4 कर देते हैं, 52 दूना 104, 104 में से 4 घटेगा 100 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है वेन आरेख के प्रश्न है, शिक्षक, लेखक और संगीतकार के वेन आरेख क्या बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा सभी लोग। और यार क्लास को कम से कम तो लाइक कर लो, क्लास को लाइक करके शेयर तो लगा दो यार। सुबह वाली क्लास 4 AM पे, बताओ कौन आपके लिए इतना मेहनत कर रहा होगा, बताइए। और आपसे जैसे कि मैंने कल ही कहा था कि सुबह में आपको रामबाण प्रश्न दिए जाएंगे 4 AM पे, और मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग हाजिर हूँ, तो आपका बिल्कुल सपोर्ट मिलना चाहिए हमें। देखिए सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे शिक्षक बोला गया है, क्या बोला है, शिक्षक। तो यहाँ पे ये हो गया शिक्षक। और लेखक, क्या शिक्षक लेखक होते हैं, आप कहिएगा कि सभी तो लेखक नहीं होते हैं, पर कुछ कुछ जो है टीचर, कुछ जो टीचर हैं, कुछ जो टीचर है वो तो लेखक हैं, ये है। सभी लोग तो टीचर लेखक नहीं हो सकते हैं, पर कुछ ये टीचर हैं, ये राइटर है। संगीतकार, क्या लेखक संगीतकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और शिक्षक संगीतकार होते हैं, अ, बिल्कुल, इसमें डाउट नहीं है। कुछ ही, पर संगीतकार जो होते हैं ये कुछ ही होते हैं, टीचर भी कुछ भी होते हैं यहाँ पे। आपके जो है शिक्षक भी, तो कुछ कुछ वाला लॉजिक लगेगा, अर्थात 3 जो है प्रतिच्छेदी वृत्त होंगे, तीनों ही वृत्त एक दूसरे को काट रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि 480 का x% 72 के बराबर है तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना है कि जो है x का वैल्यू कितना होने वाला है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगा लो, 480 का मतलब होता है गुणा x% अर्थात x/100 बराबर 72। आप यहाँ से सॉल्व करो, 10 से 10, ये बट्टा के ऊपर का गुणा ऊपर होता है, ये 12 चौका 48 और 12 छक्के 72। अब तिरछा तिरछे गुणा कर लो, ये तो हो जाएगा 4x, 4 में x से गुणा, ये 10 से 6 में हो जाएगा 10 छक्के 60। 4 के पहाड़े में x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 15 चौका 60,
अर्थात आपका जो राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि एक पहिया का व्यास 70 सेमी है, 440 मीटर की दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सबसे पहले आप देखोगे पहिया का व्यास दिया है तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 70/2, कट के आ जाएगा 35। इसने कहा है कि 440 मीटर की दूरी तय करना है, तो पहिए का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परिधि। पहिए की क्या निकालेंगे, परिधि। तो पहिया किसके आकार की है, वृत्त के आकार की है, तो परिधि हो जाएगा 2πr। तो 2 पाई का वैल्यू रख लो 22/7 और आर का वैल्यू 35। यहाँ पे 7 के पहाड़े में 7 बचे 35, 5 दूना 10, 220। अब इसने कहा है कि कितने चक्कर लगाएगा, तो आप देख लो टोटल यहाँ पे कितना दूरी तय करना है, 440 और बटा कितना हमारे पास है 220। पर ये देखो मीटर में है और ये किस में आ रहा है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें मीटर को 100 से गुणा कर लो, 22 दूना का 44, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 में 100 से गुणा करोगे 200, 200 चक्कर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है कि 12 संतरों का मूल्य 10 रुपया की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है लाभ और प्रतिशत बताओगे। सिंपल तरीका है, 12 संतरों का क्रय मूल्य अर्थात सीपी 10 संतरों के एसपी के बराबर है। आप सीपी और एसपी का जो है सीपी और एसपी का जो है अनुपात बना लो। यहाँ पे सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीपी का वैल्यू, ये जो है सीपी का वैल्यू है और इसका वैल्यू इधर वाला होता है 12 एसपी का वैल्यू है। अर्थात 10 रुपया का कोई सामान खरीद के हम 12 रुपये में बेच रहे हैं, कितने में, 10 का सामान खरीदे हैं और 12 में बेच रहे हैं, कितने रुपए का लाभ होगा, 2 रुपया का, कितने पर होगा, 10 पे, और गुणे 100। ये 10 के पहाड़े में 10 दूना का 100, 10 दूना का 20% आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है, जब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब बताएंगे यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। इसने कहा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मान लेते हैं, 5 वर्ष पहले पुत्र और पिता की आयु का बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि 4:3 था, तो मान लो कि यहाँ पे इसके तो समीकरण बनाने पड़ेंगे जी, इसके क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। हम ऑप्शन से चलते हैं, हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चलेंगे तो बेहतर रहेगा, बिल्कुल बेहतर रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम कि जो है, मान लो यहाँ पे 35 वर्ष के अगर मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान उम्र है, तो 5 वर्ष पहले और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था, तो अर्थात 5 वर्ष पहले जाना है तो 5 × 2 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 35, 10 45 हो रहा है, 45 हो रहा है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल होने वाला नहीं है। यहाँ पे समझोगे, दूसरा 40 ले लेते हैं, 40 प्लस वर्तमान निकालना है, तो 5 वर्ष पहले था, तो 5 वर्ष अर्थात 5 में 2 से गुणा करोगे, पुत्र और किसका उम्र, पिता का, तो 5 5 वर्ष दोनों में हो जाएगा, तो 5 दूना 10, अर्थात ये हो जाएगा 50 वर्ष का। अनुपात निकालना है, तो अर्थात ये तो हो गया 50, और x का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, x का वैल्यू अर्थात ये दोनों का योग करोगे तो ये कितना है, दोनों का अनुपात 5:4, अर्थात 4 और 1 जोड़ोगे 5x बराबर 50, यहाँ से काटोगे तो 10। अब इनका अनुपात निकालोगे कितना आएगा, पर इसने कहा किसका है, हमसे कह रहा है कि पिता और पुत्र का जो है अनुपात निकालो 4:1, तो ये तो 4:1 हाईवे करेगा, देख लो यहाँ से x का वैल्यू 4 दहा का 40, x का वैल्यू कितना आया है 10, और 10 यहाँ से काटोगे तो 4:1, बिल्कुल हमारा राइट उत्तर 40 वर्ष होगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंडर रूट 0.009 का वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले दशमलव के बाद इधर अंक गिनो, चार, चार अंक है तो चार की जगह पे दो अंक में ही इसके वर्गमूल लिख लेंगे, तो 0.3 बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। दशमलव के बाद अंक गिन लेना था आपको। कह रहा है कि यदि सन को ये लिखा जाता है तो मून को क्या लिखा जाएगा। सन को लिखा गया है, मून को क्या लिखा जाएगा। आप सन का कोड लिख लो, एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे, टी होता है कितने पे, 14 पे। आप इनको जोड़ लो, कितना हो रहा है, आ, ये हो जाएगा आपका 54, 54 हो रहा है ना। अब यहाँ पे 54 हो रहा है तो आप क्या करो, 54 हो रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे यहाँ पे कितना लिख रहा है, 54 हो रहा है ना, 54, पर इसने कितना लिखा है 27, अर्थात इसके आधा कर दो, 27 हो जाएगा, हो सकता है बिल्कुल। मून का लिखो, एम होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, और ओ होता है 15 पे, एन होता है 14 पे, सबको जोड़ दो, 15 15 30, 30 हो गया। 30 के बाद से, 30 के बाद से आप देखो कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 के बाद से ये हो जाएगा 13 और ये 14, 13 14 कितना होता है, 13 और 14 जोड़ लो, 4 3 7 17, ये हो जाएगा आपका 47, 47, 14 47 होता है ना, 17 27 सॉरी, तो 30 और 27 57 हो जाएगा। 57 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 का आधा, 57 का आधा, 57 का आधा, यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है भाई साहब, 57 का आधा कर लो, 57 का आधा हो जाएगा 28 दूना 56, 28.5 आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। लुप्त संख्या बताना है आपको, अर्थात यहाँ पे जो है वैल्यू क्या आने वाला है, बताइए। बिल्कुल जोड़ लगाइए, दिमाग लगाइए। 3 से 7, 7 से 15, 15 से 31, 31 से 63, तो अगला पद क्या, बिल्कुल सिंपल मुझे लग रहा है कि 3 का 2 गुना कर देंगे 6 होता है, और एक जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 7 में 2 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, और एक जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। 15 में 2 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे, 15 दूना 30 और एक 31 हो जाएगा। उसी प्रकार 31 में 2 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे, 31 दूना 62 और एक 63 हो जाएगा। उसी प्रकार 63 में 2 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे, 63 दूना कितना होता है, 126, और एक जोड़ेंगे 27 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। आप सबसे पहले घड़ी देख लो, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6, ये होता है 12 और ये होता है 6, ये होता है 3 और ये होता है आपका कितना होता है 9। इसने कहा घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, 4:30, अर्थात 4 बजाना है आपको, तो यहाँ पे आ जाओ। 3 के बाद क्या होता है 4, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से एक तो सुई 4 पे जाएगा और 4:30 करना है, अर्थात एक सुई यहाँ पे आएगा, एक 4 पे और एक यहाँ पे। इसने कहा है कि तो घंटे की सुई किस दिशा में है, घंटा का सुई, मिनट का सुई कौन सा दिशा कह रहा है, मिनट की सुई तो पूरब दिशा है, ये पूर्व दिशा है, तो ये वाला दिशा कौन सा होगा, तो ये पूरब है तो ये पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और ये आप लोग का उत्तर और ये दक्षिण हो जाएगा, यही तो होगा ना, यही होने वाला है ना। तो यहाँ पे देखो उत्तर और ये कौन सा हो रहा है, पूरब, उत्तर और पूरब, ये उत्तर और पूरब के बीच में हो रहा है, तो उत्तर पूरब लगा लो, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबड़ है, तो निष्कर्ष कुछ पेन रबड़ है, कोई भी पेन रबड़ नहीं है, कौन सा निष्कर्ष सही है, यहाँ पे हम लोगों से ये जो है पूछा गया है। हम इसके विन आरेख बना लेते हैं ताकि गलती ना हो, ठीक है। सबसे कह रहा है सभी पेन, ये हो गया पेन, सभी पेन जो है पेंसिल है, अर्थात ये सभी के सभी किसके अंदर है, पेंसिल के अंदर है, पीई पेंसिल लिख देते हैं। कुछ पेंसिल रबड़ है, पेंसिल का कुछ हिस्सा ये जो है रबड़ है, पेंसिल का कुछ हिस्सा रबड़ है। आ जाओ निष्कर्ष पे, कह रहा है कुछ पेन रबड़ है, ये पेन है, इसका कुछ हिस्सा रबड़ के साथ यहाँ पे है, तो ये तो हमें जो है
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर इसने कहा नहीं है, मतलब हो भी सकता है। हम तो इस लकीर को इस तरीके से भी तो सकते थे रबड़ का। फिर कह रहा है कोई भी पेन रबड़ नहीं, पेन का कोई भी हिस्सा, ये पेन जो है इसका कोई भी हिस्सा रबड़ नहीं है। ये भी बात सही है भाई साहब कि ये जो रबड़ है ये अलग हो सकता है और पेन अलग हो सकता है, ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, या तो एक या तो दो। कह रहा है शब्द इसके में पहले, चौथे, नौवें और 14वें अक्षर में से अर्धपूर्ण शब्द बनाएं, संभव है? यदि हाँ तो इसका पहला अक्षर क्या है? आपके पास अक्षर दिया गया है, ये जो शब्द लिखा गया है इसमें आपको पहला, चौथा, नौवां और अंतिम वाला जो है वर्ड चुनना है, 14वां। तो पहला अक्षर ए, उसके बाद से चौथा अक्षर कौन सा हो रहा है? आई, ये तो हो रहा है ए आई। और उसके बाद से आपका कौन था? नौवां अक्षर। तो यहाँ पे चौथा के बाद पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां। नौवां पे कौन सा अक्षर है? आर। और 14 पे है एन। इसने कहा है कि इसमें जो है अर्थपूर्ण बनाइए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आर ए आई एन, रैन बन सकता है, आर ए आई एन, रैन। तो रैन मतलब क्या होता है? वर्षा। तो इसमें कह रहा है पहला अक्षर, तो रैन में कौन सा पहला अक्षर हो रहा है? आर। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक फल विक्रेता 10 रुपए में 12 की दर से संतरे खरीदता है और 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। बिल्कुल मैंने बताया था आपको कि ऐसे प्रश्न आपको एग्जामिनर 100% पूछता है। आपको बनाने का सिंपल तरीका है कि 10 रुपये में 12 खरीदा है और 12 रुपये में 10 ठो बेचा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे आप बना लो। पहले क्रय मूल्य निकालो, तो 10 में ये 10 से गुणा करो, तो 10 दहा का 100 हो जाएगा हमें क्रय मूल्य। 12 में 12 से गुणा करो, 12 बरा ही 144, यानी कि ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। 100 रुपया का सामान खरीद के 144 रुपये में बेच रहा है, उसका लाभ कितना हो जाएगा? 44 का। कितने पे? 100 पे, गुणे 100% निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कर दो। 44% का जो है यहाँ पे लाभ हो जाएगा। बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी होगी? आपको 50% कम करने को बोला गया है। आप समझोगे कम करने वाला फॉर्मूला क्या होता है? कम करने के लिए क्या होता है? तो देखिए, आप सिंपल तरीके से आप कर सकते हो कि मान लो कि 50% कम करना है। पहले 100 था, अब 50% कम कर दोगे 50 हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे त्रिज्या कम किया गया है, तो पाई से तो हमें लेना देना नहीं है, पाई तो दोनों में आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना? 10,000। और इसका हो जाएगा 5×5=25, 2,500। कितना कम हुआ है? यहाँ से यहाँ देख लो कितना कम हुआ है। तो 7,500 कितने पर कम हुआ है? 10,000। और परसेंटेज निकालना है, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। 75%, ऑप्शन नंबर सी, 75% आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें गलती किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। गुड ऑफ लक सभी लोगों को जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं। बिल्कुल आज का जो है पेपर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग यकीन करिए। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, आपको लगा कि अगर आपके लिए हमने मेहनत किया है तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बीपीएससी एईडीओ से रिलेटेड जो भी आपका अपडेट होगा बिल्कुल इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।